हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है अपक्रू वनडे एकेडमी पर। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपके लेखपाल का। आई होप कि आप लोग पूरी तरह तैयारी में लगे होंगे। हाँ, समय कम है, इसलिए जितना ज़्यादा अभ्यास हो उतना ही ज़्यादा आप लोग के लिए बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। और उसी अभ्यास को हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पर घटनाचक्र का जो 2 सीरीज है उसकी प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका 2 सेट हो चुका है। ये तीसरे सेट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, आप लोग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको ख़राब ना करते हुए सीधे हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 पे आते हैं। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, निर्धन में कौन सी संधि है। देखिए निर्धन का जब हम लोग विच्छेद करेंगे, निर्धन संधि का विच्छेद करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसका क्या हो जाएगा, नि धन धन। तो जब संधि करेंगे तो यहाँ पर विसर्ग हट के ऊपर वाला लग जाता है, इसलिए यहाँ पर सीधे पता चल रहा है विसर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। देखिए, कर्मधारय समास का पहचान ये है कि उसका पहला पद विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य, या फिर किसी केस में क्या होता है कि दोनों पद विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला पद विशेषण किसका है, नील गगन, गगन नीला है तो नीला एक विशेषण है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, नील गगन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द को ढूंढना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें अहिंसा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, अहिंसा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी किन्नर आप लोग लग रहा होगा कि यहाँ पर किन्नर उभयलिंग है, जरूर उभयलिंग है, लेकिन वो संस्कृत में उभयलिंग में आता है। और ध्यान रखिए, हिंदी में किन्नर को पुल्लिंग में लिखते हैं, हिंदी में किन्नर को हम लोग पुल्लिंग में लिखते हैं। ठीक है, अंतरी अपरिग्रह ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। और किन्नर अगर हिंदी में पूछे तो किन्नर को क्या बताएंगे आप, पुल्लिंग है, और संस्कृत में उभयलिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, बैल न कूदे कूदे तंगी। बैल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, बैल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ होगा आपका स्वामी के बल पर सेवक का साहस। क्या होगा, बैल न कूदे कूदे तंगी, मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप कभी अपने डॉगी के साथ चल रहे हैं तो अगर कोई कुत्ता देखे तो आप भले ना बोले, पर आपके बल पे वो ज़्यादा उसको भौंकने लगता है। बिल्कुल वही तरह का यहाँ पर कहावत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ओके। अगला देखिए, ये आपका गद्यांश है, गद्यांश को आप लोग पढ़िए, उसका आंसर कीजिए, क्योंकि आपके आंसर गद्यांश में छुपे हुए, सिर्फ पढ़ना है और आसानी से इसका आंसर देना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, ओके। हम लोग आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जड़ों में मट्ठा डालना। जड़ों में मट्ठा डालना मुहावरे का अर्थ है पूरा समूल नष्ट करना है। किसी के जड़ में मट्ठा है, मतलब मट्ठा डालना मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसको खाद दे रहे हैं, उसकी जड़ को गला रहे हैं, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके समूल पूरे चीज़ को क्या करना, नष्ट करना। तो आंसर हो जाएगा बी। 8वां क्वेश्चन, डेढ़ बीता कलेजा। डेढ़ बीता कलेजा मुहावरे का, अच्छा एक तरीके से देखने का ऐसा नहीं लग रहा है, अरे डेढ़ बीता कलेजा आपको एक नज़र में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम कलेजे वाली बात हो रही, पर नहीं, कलेजा तो ऐसे छोटा होता है, पर डेढ़ बीता जिसका कलेजा होगा तो क्या होगा, अत्यधिक साहस, मतलब साहसी होना। ये हो जाएगा इसका आंसर ए। जानने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जानने की इच्छा रखने वाला, तो क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। क्या हो जाएगा इसका, जिज्ञासु। और जानने की इच्छा रखना सिर्फ होता, रखने वाला नहीं, सिर्फ रखना होता तो हम लोग होते जिज्ञासा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के, जिज्ञासा और जिज्ञासु में ये अंतर है, रखना जिज्ञासा और रखने वाला जिज्ञासु। क्वेश्चन नंबर 10, पलकों को गिराए बगैर के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा, मतलब इसमें 3 है और एक को ढूंढना है जो नहीं होगा। निर्निमेष मतलब होता है पलक गिराए बिना, अपलक होता है, अनिमेष भी होता है, ये सब तीनों समानार्थी शब्द हैं, पर उन्मीलित नहीं होगा, उन्मीलित इसका शब्द नहीं होगा, ध्यान रखिए। अच्छा, उन्मीलित का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, निमीलित। क्या हो जाएगा, निमीलित। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, चूल्हा शब्द का तत्सम क्या होगा। देखिए, चूल्हा शब्द का तत्सम यहाँ पर सीधा पूछा, याद रखिएगा, चुल्ली। क्या हो जाएगा आपका, चुल्ली। चूल्हा शब्द का तत्सम चुल्ली, बिल्कुल याद रखिएगा। अब 12, क्वेश्चन नंबर 12, उपटन शब्द का तत्सम क्या होगा, उद्वर्तन। क्या हो जाएगा, उद्वर्तन, ये हो जाएगा उद्वर्तन। उपटान उद्तन ये सब नहीं होगा, उद्वर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्वर्तन, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम शब्द का विलोम,
कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा? अरे कृत्रिम मतलब होता है अप्राकृतिक, नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। इसका तो सीधा सीधा है, इजी है ना। ये हो जाएगा, विलोम पूछा है। पराधीन शब्द का विलोम क्या होगा? पराधीन का स्वाधीन होगा। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बहुत इजी है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, क्योंकि ज़्यादा इजी हो गया ना, काफ़ी बार पूछा जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि सरल सवाल आते हैं, अगर ध्यान में नहीं हुआ तो गलत हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ क्या पूछा है? सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? आप बताइए। देखिए इसमें से मनोरम मतलब क्या होता है? मनोरम मतलब सुंदर होता ही है ना। मनोरम मतलब सुंदर होता है। रम्य मतलब होता है। सुगमता मतलब सुंदर होता है। सुगमता मतलब सुंदर होता है नहीं। सुगमता मतलब सुंदर नहीं होता, मंजूर मतलब सुंदर होता है। सुगमता मतलब कोई काम आसानी से हो जाए, ठीक है, सुंदर नहीं होगा उसका। तो आंसर सीधे सीधे लग रहा है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, देव धन ऋषि, देवर्षि में प्रयुक्त संधि है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संधि है, बताइए फटाक से। कौन सी संधि है? यहाँ पर गुण संधि होगा। कौन सा संधि होगा? गुण संधि। क्योंकि गुण संधि की पहचान क्या है? अ या आ के बाद अगर हमारा ई उ या री आए तो उसके हिसाब से बदल जाता है। अगर री आता है तो अर हो जाता है। देव जैसे होता है, देखिए गुण संधि का पहचान क्या है? अगर अ या आ के बाद हमारा ई आ जाए या उ आ जाए और री आ जाए। हालांकि पहले टेस्ट में इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। देखिए आ के बाद अगर ई आए तो क्या हो जाता है हमारा? ए हो जाएगा। ओ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ। ठीक है, और ये हो जाएगा तो देवधन ऋषि, ये हो जाता है अर, ये हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर री आए और आ के बाद अगर री आए तो हमारा क्या हो जाता है? अर। अर पे हलंत लगेगा, मतलब ऊपर वाला र। तो यहाँ पर अ धन री आए तो अर, ये देखिए देवर्षि, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुण संधि। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभिषेक में प्रयुक्त संधि क्या है? अभिषेक में प्रयुक्त संधि क्या है? तो अभिषेक का जो संधि विच्छेद होगा वो अभी होगा, शेक होगा, ठीक है। अभी होगा, शेक होगा। देखिए अभी प्लस शेक, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा, यहाँ पर आपका कौन सा संधि लग रहा है? यहाँ पर व्यंजन संधि आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? व्यंजन संधि। जिससे साफ साफ लग रहा है व्यंजन संधि। शुद्ध शब्द, शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अंतर्धान, ये हमें बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी शब्द का में अंतर्धान सही है। न अंतर्ध्यान होगा, न अंतर्ध्यान होगा, न अंतर्धान होगा, अंतर्धान होगा। एकदम बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग। मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसका होगा मेहतर। मेहतर आप समझ जानते हैं, साफ सफाई करने वाला होता है जो। तो मेहतरानी शब्द का पुल्लिंग होगा मेहतर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्राय एक वचन में नहीं होता है? मतलब बहुवचन में होता है, एक वचन में नहीं होता। देखिए ये आसान सा लेकिन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। प्राण, दर्शन, आंसू, डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्राण कौन सा है, पुल्लिंग है, सॉरी एक वचन है, बहुवचन है। दर्शन या आंसू के बहुवचन क्या होंगे, ठीक है। तो प्राण, दर्शन, आंसू तथा अक्षर ही हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? बहुवचन में, ठीक है, बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। 21 क्वेश्चन, भूतकाल में कितने भेद होते हैं? भूतकाल में के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कुल 5 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? कुल 5 भेद होते हैं। नहीं, भूतकाल के 5 नहीं, 6 भेद होते हैं टोटल। सॉरी 6 होते हैं, 6 होते हैं। देखिए ये 6 भेद होते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सामान्य भूत होता है, आसन्न भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है, और एक होता है हेतु मदभूत। हेतु मदभूत होता है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6 प्रकार के होते हैं।
एक होता है आपका सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्णभूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत एंड हेतु भूत। ठीक है, ये 6 हो गया, जिसमें से संदिग्ध भूत के बारे में आप क्वेश्चन पिछले वाले टेस्ट सीरीज में आ चुका था। ठीक है, जैसे मोहन ने पढ़ा होगा, तो ये संदिग्ध भूत का है, अभी क्लियर नहीं है पढ़ा होगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इसी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो बताएं, प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान से देखिए, प्रबल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर देखिए, प्रबल, तो यहाँ पर प्र लगा है आपका उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्र हमारे यहाँ पर उपसर्ग है। लोकप्रिय शब्द में समास पूछा है। लोकप्रिय शब्द में समास क्या है? लोकप्रिय तत्पुरुष। यहाँ पर कौन सा पद प्रधान है? तो यहाँ पर द्वितीय पद प्रधान है। ठीक है, लोक में प्रिय, क्या हो जाएगा, लोक में प्रिय। कहाँ प्रिय? लोक में प्रिय। तो प्रिय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, और तत्पुरुष में भी कौन सा, ये अधिकरण, कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोक में प्रिय, और यहाँ पर में जो आ रहा है, यहाँ पर जो में आ रहा है, कारक चिन्ह जो में आ रहा है, किसमें होता है? अधिकरण में आता है ना, ध्यान रहे इस बात को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। तत्पुरुष में भी अगर पूछ ले तो कौन सा? अधिकरण। ठीक है, आगे संवत्सर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? संवत्सर का पर्यायवाची होगा वर्ष, होता है ना, संवत्सर तो वर्ष। आगे, राम को रेलगाड़ी से यात्रा करना अच्छी लगती है। देखो यहाँ पे त्रुटि सीधे पता चल रहा है, इसमें अच्छी लगती है, ये आपका त्रुटि हो जाएगा, है ना, इसमें और बहुत टफ है ही नहीं। चलिए, आपका हिंदी के 50 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग जीएस में आते हैं, जीएस पार्ट में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ध्यान रखिए कि पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। तो आपको लग रहा होगा रामेश्वर, पर ध्यान देखिए, यहाँ पर रामेश्वर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ग्रेट, क्या हो जाएगा आपका? ग्रेट निकोबार द्वीप। आप इसको देखेंगे अच्छांशों से, सबसे दक्षिण में होगा, ये आपका सबसे दक्षिण में होगा। ठीक है, ओके, अंडमान निकोबार का दक्षिणतम द्वीप है ये, ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, ये आपका बना है ऐसे इंडिया। तो यहाँ पर ये आपका जो अंडमान निकोबार का आता है, तो यहाँ पर ये इसकी इधर होगा इसका। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणतम हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 52, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? ये चौथा स्थान है, चौथा है ना। सबसे पहले कौन सा है बताइए? सबसे पहले राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र और फिर यूपी, है ना, ये है क्षेत्रफल में फोर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, डोवर जल संधि जोड़ती है। देखिए यहाँ पर डोवर जल संधि कहाँ है? पहली बात ये ध्यान रखिए, बेरिंग होता है, डोवर होता है। बेरिंग जल संधि को पिछले टेस्ट पेपर में पूछा गया था, यहाँ पर डोवर पूछा है। तो देखिए डोवर जल संधि किसको जोड़ता है, अलग करता है, यहाँ पूछा है। तो यहाँ पर जोड़ने का पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बाल्टिक सागर, बेथिनिया की खाड़ी नहीं, बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल नहीं, ये भी नहीं होगा, बिस्के खाड़ी आपका नीचे है। डोवर जल संधि आपका इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर को। देखिए ये जो आपका यूके है, यूके के ऊपर जो है उत्तरी सागर है और नीचे आपका इंग्लिश चैनल, तो इसी दोनों को ये जोड़ता है। ठीक है ना, ये आंसर होगा आपका, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। और अगर अलग करने के लिए पूछता तो क्या बताते हैं आप? डोवर जल संधि। तो ये क्या करता है बताइए? ये आपके यूके को किससे अलग करता है? ये फ्रांस से अलग करता है। ठीक है, यूके को फ्रांस से अलग करता है। इस तरीके से है, यहाँ आपका यूके है, यहाँ आपका फ्रांस है। ओके, आगे, उत्तर प्रदेश में सस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कई बार पूछा गया है। आंसर इसका 9। निम्नलिखित में से कौन सा, 55वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? सीधी सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र कौन होगा? कृषि होगा, है ना। कृषि और उद्योग तुम्हारा द्वितीयक पे आता है।
है ना। और सहकारिता हमारा लगभग चला जाता है हमारा उसमें सेवा क्षेत्र का विभाग हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर पूछा क्या है, अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है ना। डायरेक्ट जो हमको डायरेक्ट मिलता है इससे उसमें भी कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, वो सब हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, सब हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो कृषि हमारा प्राथमिक क्षेत्र में है। आंसर देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। देखिए नाबार्ड की स्थापना हम लोग को टेस्ट पेपर 1 में डिस्कस किया था, कहा था आपको, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ भी लिया है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। अब वो नाबार्ड से संबंधित कुछ और चीज़ें देख लीजिए, जैसे 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और स्यूरमन कमेटी पर इस सिफारिश पर इसको स्थापना की गई थी। ठीक है, पूछ लेंगे कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई थी, स्यूरमन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक खारा पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मृत सागर। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से मृत सागर होगा। और सबसे ज़्यादा खारा किसका है, तो वॉन झील का है, तुर्की का वॉन झील, तुर्की का वॉन झील। ठीक है, ध्यान रहेगा। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर जो है, तो उसके हिसाब से मृत सागर सबसे ज़्यादा खारा है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था। अब यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ रहा है, ध्यान रखिए, भारत का नहीं पूछ रहा है, आपको दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 912, और भारत का पूछा होता तो कितना होगा, पूरे भारत का है 943, उत्तर प्रदेश का 912। देखिए लिंगानुपात में लोग कितने पीछे हैं, बहुत बड़ा चिंता है ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 59, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ठीक से आया ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 59 लिख रहा है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर की खोज जो की है वो माइकल फैराडे ने की थी। किसने की थी, ऑप्शन सी है माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, कई बार पूछा जा चुका है विरूपाक्ष मंदिर को। विरूपाक्ष मंदिर को कई बार पूछा जा चुका है। तो ये हम्पी में है। कहाँ है ये विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक के हम्पी में। आंसर देखिए यार, कर्नाटक के हम्पी में। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है, ये ध्यान देखिए। संगम साहित्य जो पांड्य राजाओं के समय हुआ था, याद रखिएगा। संगम काल जो था वो पांड्य राजाओं के समय था। और संगम काल में कौन कौन से राजवंश आते हैं, तो वो चोल चेर पांड्य, याद रखिए। संगम काल से संबंधित जो राजवंश थे वो चोल चेर पांड्य थे। कौन कौन से थे, चोल चेर पांड्य। और यहाँ पर जो संगम साहित्य से संबंधित थे वो सबसे ज़्यादा थे पांड्य। ठीक है, तो यहाँ पर शिल्पाधिकार, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, ये तीनों संगम साहित्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 3। आते क्वेश्चन नंबर 62 पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अरे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी ने किया था। असहयोग को भी किया था, सविनय अवज्ञा भी किया था। असहयोग 1920 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा आपका कब हुआ था, 1930 में हुआ था। पर स्वदेशी आंदोलन गांधी जी तब उसमें कहाँ पर थे, गांधी उसमें साउथ अफ्रीका में थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ये किस स्वदेशी आंदोलन किस कारण हुआ था, तो बंगाल विभाजन के लिए हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में। अब बंगाल का विभाजन का मतलब कब हुआ था, तो ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने इसका किया था, और इसका प्रभावी वाला तारीख है 16 अक्टूबर, ये भी याद रखिए। अगर बंगाल विभाजन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था, लोधी वंश था। क्योंकि लोधी के बाद फिर क्या हो गया, लोधी को हरा के हमारा बाबर आया था, आपको याद होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, लोधी। राजस्थान की लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, ये भी आप लोग याद रखिए, बहलोल लोधी था। ठीक है, बहलोल लोधी।
राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनाया था बिमल शाह ने। किसने बनवाया था? बिमल शाह ने। ये सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का सामंत था। बिमल शाह सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम का सामंत था। इसने बनवाया था राजस्थान के माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर, जो सफ़ेद संगमरमर से बना। किससे बना है? सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से बना है। रैम कहाँ स्थित होता है? अगला क्वेश्चन है, रैम कहाँ स्थित होता है? रैम मदरबोर्ड में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? मतलब पूछ रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण 3 है, इसमें से एक नहीं है। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं बल्कि इम्पैक्ट प्रिंटर का है। किसका है ये? इम्पैक्ट प्रिंटर का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? भारत सरकार की बात कर रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिए महान्यायवादी होता है। ठीक है, आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में पंचायत, ये देखिए एक बार और हो चुका है क्वेश्चन, इसका आंसर बहुत आसान है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/3। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री। अच्छा, आप लोग के लिए काम है, आप लोग बताइए इसका आंसर कि वर्तमान CEO एंड उपाध्यक्ष अभी कोई हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ है? ये आप लोग का काम है, बताइए इसको कमेंट करके। ठीक है, देख लीजिएगा, कमेंट मन हो जरूर कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नीति हो गया ये। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 70 पे। सिकंदर ने झेलम या विदस्ता के युद्ध में किस भारतीय शासक को पराजित किया था? तो यहाँ पे देखिए, चूंकि हिस्ट्री में लिखा था पराजित किया गया था, कुछ जो नए इतिहासकार बताते हैं पराजित नहीं हुआ था, वह आंसर होगा पोरस। उसने बराबरी की लड़ाई लड़ी थी और सिकंदर इसी से हतोत्साहित हो गया था। लेकिन अब चूँकि हमारे इतिहास मैक्सिमम जो हम पढ़ते हैं वो यूनानी या फिर पुराने मतलब विदेशी इतिहासकारों को पढ़ते हैं, वहाँ पर यही बताया गया था। पोरस ने लड़ाई तो बहुत अच्छी लड़ी थी लेकिन हार गया था, बताया गया था। लेकिन हमारे भारतीय इतिहासकार उनको नहीं मानते। उनका मानना है कि पोरस ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी, यहाँ तक कि सिकंदर को लगभग हरा भी दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोरस। ये ध्यान रहे आप लोग को, बस कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर? देखिए प्रत्यक्ष कर है, आयकर हमारा सीधा सीधा क्या है? प्रत्यक्ष कर होता है ना। आयकर हमारा क्या है? प्रत्यक्ष कर होता है, जिसपे हम लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 1 रुपये के नोट पर किस शास्त्र कई बार पूछा चुका है? वित्त सचिव का किसका होता है? बाकी सारे नोटों पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का साइन होता है, RBI गवर्नर का होता है, लेकिन 1 रुपये पर आंसर क्या हो जाएगा? वित्त सचिव का। ठीक है, एक ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज ATM किस राज्य में? देखिए क्वेश्चन पुराना है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, ध्यान रहिए। गुरुग्राम हरियाणा में अनाज ATM हरियाणा ने लॉन्च किया था, गुरुग्राम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, मई 2021 में किस देश ने सिमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? सिमोर्ग, देखिए ईरान। यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए इसने दे दिया है इंपॉर्टेंट बना के, क्योंकि ईरान से सुपर कंप्यूटर के बारे में सोचना थोड़ा सा नहीं हो पाता है कि ईरान कहाँ बम सम बनाने में बिजी है, लेकिन नहीं, उसने सुपर मतलब ये होता है, इसीलिए किसी का ध्यान जाए ना जाए, लोग मैक्सिमम सोचेंगे दक्षिण कोरिया, चीन, है ना, बहुत जाएंगे सऊदी अरब, लेकिन ईरान पे हो सकता है ध्यान ना जाए अगर पढ़ा नहीं गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। क्वेश्चन नंबर 75, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा किसे महावीर चक्र सम्मानित किया गया? ये आपका जो हुआ था, आपका गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, उसमें ये कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे, इनको महावीर चक्र सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 76, अब हम लोग बात करेंगे ग्रामीण समुदाय वाला क्वेश्चन, ग्राम समाज एवं विकास का, जिसमें इस क्षेत्र में क्वेश्चन से स्टार्ट है। देखिए, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक। ग्रामीण संप्रदायवाद, ध्यान रखिए, ग्रामीण संप्रदायवाद, ग्राम में भी संप्रदायवाद होता है, तो उसकी अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो ये है राधा कमल मुखर्जी। कौन है ये? राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी। आगे क्वेश्चन नंबर 77, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था? ये हम पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं। पंचायती राज का 73वां था और नगर पालिका या नगर पंचायत से पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाता है? वो 74वां, है ना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान 1992।
क्वेश्चन नंबर 78, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है। बताइए शारीरिक प्रहार किस तरह का उदाहरण होगा? शारीरिक प्रहार किस तरह का उदाहरण होगा? भावनात्मक प्रहार का। किसका हो जाएगा? ये भावनात्मक प्रहार का व्यवहार का उदाहरण होगा। जैसे काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या इत्यादि के प्रभाव में आकर अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारा किस में आएगा? भावनात्मक में ही आएगा। किस में आएगा? भावनात्मक में। काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या इत्यादि। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। 79, औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किस समूह का लक्षण है? औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किस समूह का लक्षण है? तो द्वितीयक समूह का है। औपचारिक जो संबंध है वो किस तरह किस समूह का लक्षण है? तो द्वितीयक समूह का लक्षण है। 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है। मतलब एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर किसी समिति या फिर कोई संगठन को संगठित किया जाता है, संगठन बनाया जाता है मतलब, तो क्या कहलाएगा? संघ, संज्ञा समिति, संज्ञा, इसको समिति भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, समिति, संज्ञा समिति, इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा समिति। चलिए 80 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है? तो यहाँ देखिए, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं। क्यों? क्योंकि संस्था का अर्थबोध कौन कराएगा? जो कार्य, उसकी कार्य प्रणाली ही कराएगी ना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ओके। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से क्यों नहीं है? चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको पता चल जाएगा आंसर। 82 क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, हम की भावना, क्षेत्रीयता, सांस्कृतिक विविधता और आत्मनिर्भरता। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। हालांकि इसमें भी ग्राम विकास हम लोग का सब्जेक्ट सिलेबस है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। सांस्कृतिक विविधता ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। हम की भावना होती है, आत्मनिर्भरता होती है, क्योंकि हम जानते हैं गांव में लोग अपने अपने खेतों पे, अपने अपने कुटीर उद्योगों पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। अच्छा, क्षेत्रीयता तो होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग। किस गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है ना। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। इसके आविर्भाव को समझ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुदायगत मनोभाव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुदायगत मनोभाव। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर उपयुक्त, क्योंकि सामाजिक स्तरीकरण में देखिए जाति भी होता है, लिंग भी होता है, आयु भी होता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 85, संस्कृति क्या है? बोलते हैं ना ये हमारी संस्कृति है, तो संस्कृति है क्या वैसे? संस्कृति क्या है? एक अर्जित आचरण है ना। अर्जित आचरण है ये। ठीक है, हम लोग अपने विरासत में लोग को जो संस्कृति मिलती है, बोलते हैं कि हम लोग हमारी संस्कृति नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? अर्जित करते हैं। हम लोग अपने पूर्वजों से अर्जित करते हैं ना उनके आचरणों को, ये हम लोग अपनी संस्कृति बना लेते थे। ये होता है अर्जित आचरण। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, प्रकृति से निकटता विशेषता है। प्रकृति से निकटता विशेषता है। बताइए, प्रकृति से निकट कौन होता है? कृषक समाज होता है, औद्योगिक समाज होता है? भाई, कृषक समाज सबसे ज़्यादा प्रकृति से नज़दीक होता है, क्योंकि वो हर चीज़ उसकी उपज हो, चाहे वो रहना, खाना, सब कुछ उसका किस पे है? प्रकृति पर निर्भर होता है। यहाँ तक कि कृषि है तो भी वो बारिश, समझ रहे हैं ना आप, प्रकृति पर निर्भर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा निकट कौन है? कृषक समाज। ओके। 87, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? समाज विरोधी व्यवहार की बात कर रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर पढ़िए, ऑप्शन आपको सीधा सीधा पता चलेगा। नकारात्मक सामाजिकरण है ना। समाज विरोधी है तो नकारात्मक सामाजिकरण होगा इसका आंसर। नकारात्मकता की ही तो बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? यहाँ पर जनरीति है सामाजिक नियंत्रण का। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बहिर्विवाह, एक विवाह, अंतर्विवाह, नमस्ते करना।
तो हमारी जनरीति क्या है, अपने से बड़ों को हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं ना, पैर छूते हैं, ठीक है। नमस्ते करना, प्रणाम करना, पैर छूना, ये सब हमारी क्या है, जनरीति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नमस्ते करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से भूमि सुधार का मुख्य अवयव क्या है। देखिए भूमि सुधार की बात कर रहे हैं, अगर आप लोग इकोनॉमी थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे तो भूमि सुधार में एक काश्तकारी सुधार आता है आपका, बिचौलियों को बिचौलियों का उन्मूलन ना, बिचौलियों का उन्मूलन मतलब अगर किसी को कुछ क्रय करना है, विक्रय करना है तो उसमें बिचौलिया ना हो, डायरेक्ट, क्योंकि उसका लाभ डायरेक्ट होगा। गवर्नमेंट भी आजकल डायरेक्ट ट्रांसफ़र पे मतलब ज़्यादा जोर देता है ना, बिचौलियों को ख़त्म कर रहा है। तो ये देखिए सुधार का ही एक रूप है। भूमि का चकबंदीकरण, बिल्कुल चकबंदीकरण मतलब कुछ ज़मीन यहाँ, कुछ ज़मीन यहाँ, कुछ ज़मीन यहाँ, कुछ ज़मीन अगर बिखरे हैं तो आप क्या करेंगे, आप अच्छी खेती नहीं कर पाएंगे। पर इन्हीं चारों को अगर हम एक जगह एक बड़ा सा खेत कर दें तो आप इसमें क्या होगा, व्यापक पैमाने पर आप खेती कर सकते हैं। तो इसको क्या है, चकबंदी होता है कि छोटे छोटे बिखरे हुए ज़मीन को एक जगह लाना। हदबंदी भी इसका एक है कारण, एक क्या है, हदबंदी। हदबंदी में क्या होता है कि जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक होते हैं, उनकी आवश्यकता से अधिक होता है, उनसे उनको हद बांध दिया था कि आपके पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होगा, उनसे लेके भूमिहीनों को दे देना, ये हो आपका हदबंदी माना। ये तमाम चीज़ें सब भूमि सुधार के अव्यय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, ठीक है। 90 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार अवयव के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए फिर से इससे 89 और 90 लगभग एकदम संबंधित क्वेश्चन है। बिचौलियों का भूमि वितरण, भाई बिचौलियों को तो हमको उन्मूलन करना, उनको भूमि हम क्यों देंगे, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 91, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है। सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है किसके लिए, सामाजिक विघटन के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए और सामाजिक विकास के लिए ना। तो आपको सामाजिक जब परिवर्तन जब होता है तो तीनों चीज़ें आपको दिखेंगी। कुछ जगह इसका नकारात्मक प्रभाव भी होता है ना, कुछ जगह उसका सकारात्मक प्रभाव भी होता है, और इसका क्या होता है, उसमें विकास की भी बात होती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए, है ना, उपयुक्त सभी के लिए। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में कहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त लागू की थी। तो सर्वप्रथम 73 में बंगाल में, ठीक है, बंगाल नहीं, मतलब का क्वेश्चन है कि कहाँ पर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बनारस। ये 1773 में अस्थाई बंदोबस्त की बात हो रही है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन उसके पहले ठीक है, उसके पहले जो कम समय का स्थायी बंदोबस्त का शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले बनारस में हुआ था। जो 10 साल वाला स्थायी बंदोबस्त आया था जिसको कॉर्नवालिस लेके आया था, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1793 में बंगाल अस्थायी बंदोबस्त नियमावली पारित की गई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ भी गया आपका, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत सरकार लगान सीधे रैयत किसान से, अब देखिए यहाँ पर दिया है, अगर सीधे किसान दे दिया होता तो भी आपको अगर पता होता किसान मतलब रैयत होता है, अगर तो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता कि जिसको पता है रैयत मतलब किसान तो कर लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर पहले इसने दे दिया है रैयत, तो रैयत का संबंध रैयत वाली व्यवस्था से हो जाएगा डायरेक्ट। पर ध्यान रखिए रैयत ना देखिए किसान दिया रहे तो भी आप ध्यान रखिए रैयत वाली व्यवस्था की बात कर रहा है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन और उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था से कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो संबंधित है। कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, अभी जो ऊपर जो बात हुई है, ठीक है, रैयतवाड़ी से। अब रैयतवाड़ी कब से स्टार्ट हुआ था, 1792 से। कब हुआ था, 1792। इसकी शुरुआत मद्रास से हुई थी। कहाँ से हुई थी, मद्रास से, ठीक है, कहाँ से हुई थी, मद्रास से। 1792 मद्रास से हुई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था कारण है। कृषि अक्षमता मतलब कृषि में जो कमी आ रही है, कृषि उत्पादन में जो कमी आ रही है उसका कारण जमींदारी व्यवस्था है, इसका उन्मूलन होना चाहिए। ये किसने कहा था ये, तो ये फ्लाउट कमीशन,
ये फ्लॉउड कमीशन, इसलिए फ्लॉउड कमीशन को जमींदार विरोधी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, फ्लॉउड कमीशन को जमींदारी व्यवस्था के विरोधी भी कहा जाता है ना। इसने बोला था कि जमींदार लोग क्या करते हैं, अत्यधिक करते हैं, मतलब प्रताड़ित करते हैं रैयतों को, किसानों को, और लगान इतना वसूलते हैं अपने लाभ के लिए कि उनके पास खुद कुछ नहीं बचता, इसलिए वो किसानी से दूर हो जा रहे हैं, मतलब कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ओके। 97 निम्नलिखित में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, संबंधित किस उद्योगों से, किससे, उद्योगों से, ठीक है, उद्योगों से। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम किस समय पारित हुआ? अब देखिए, जमींदारी से 2-3 क्वेश्चन आ गया है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1950 में। कब हुआ था? 1950 में जमींदारी उन्मूलन उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, ठीक है। देखिए, भूमि हदबंदी लैंड सीलिंग, देखिए अभी हदबंदी के बारे में मैंने पहले बता दिया था, यहाँ क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। देखिए, भूमि हदबंदी या लैंड सीलिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या है? तो भूपतियों से अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांट देना, बस हो गया, आंसर बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है? काश्तकारों को किस आधार पर बेदखल किया जा सकता है? देखिए, मालगुजारी, मतलब कर अदा न करने पर, बिल्कुल कि कर नहीं देते थे तो किसानों को, जो काश्तकार होते थे, उनको बेदखल कर दिया जाता था। भूमि का गलत उपयोग के लिए तो कर ही देंगे। भू संपत्तियों को किराए पर देना, वो नहीं दे सकते, है ना। अगर वो काश्तकार खुद किराए पर देंगे तो उनको क्या किया जाएगा? बेदखल कर दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, जिसमें से 25 आपके मैथ मैंने नहीं कराए, वो इसलिए कि मैथ आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर चूँकि आप अगर मैथ में 25 क्वेश्चन कराऊंगा तो मान लीजिए 15 से 20 मिनट भी एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप लोग का समय होगा, और इसमें मैथ प्रैक्टिस आप लोग को खुद से करना होगा, है ना। तो आपने किया ही होगा, उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए उतना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर तो बस सिर्फ आपको क्वेश्चन का रिविजन, जीएस, हिंदी और ग्राम समाज के क्वेश्चनों को तमाम, अभी घटना चक्र चल रहा है, मैं दूसरे पब्लिकेशन का भी कराऊंगा, ताकि एक समग्र आपका एक अभ्यास हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन है कि सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उसके एक्सप्लेनेशन में भी आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ये आपको बहुत लाभ करेगा। ओके, थैंक यू।